एक आंकड़ा और रख देती हूँ जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की फाइट की उन 75 सीटों की हम बात कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस की जहां पर 75 सीटों पर सीधी लड़ाई है, वहां पर बीजेपी कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है। 49 सीट, 49 सीटें बीजेपी के पास, 22 सीटें कांग्रेस के पास और 4 अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। अच्छा, ये तो पहले से ही चर्चा हो रही थी हर्षवर्धन जी कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा सीटों पर उसे लड़ना चाहिए था, ज्यादा सीटों पर वो लड़ी भी, लेकिन यहां पे जहां पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होती है वहां पर, इसमें अगर विदर्भ की बात कर ले, कुल 36 सीटें तो ऐसी हैं जो वहीं से आ रही हैं जहां पे दोनों की डायरेक्ट लड़ाई है। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की प्रशंसा भी कीजिए कि उसने विदर्भ में ही भारतीय जनता पार्टी को रोका, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो ये कहना कि हर जगह जहां भाजपा कांग्रेस लड़ते हैं वहां भाजपा जीत जाती है, कांग्रेस हार जाती है, ये तथ्य के तौर पर थोड़ा सा ज्यादा अतिरेकी हो जाएगी, जैसे आजकल सर्वे वाले करते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत क्लोज है, तो उसको भाई तो आप सर्वे मत कीजिए ना, ये तो हम भी बता दे रहे हैं। ये विश्लेषण करने वाला ये गुंजाइश ले सकता है ना कि भाई बहुत क्लोज है, हम कैसे बताएं, 5,000 10,000 मतों का अंतर है, लेकिन जिसका काम ही धंधा सर्वे करना है वो कैसे कह सकता है? फिर तो वही बात हो गई नहीं कि अच्छा भाई हम भी कह रहे हैं बड़ा क्लोज है। आप 288 में 60 सीटें, 70 सीटें, 75 सीटें अगर आप टू क्लोज टू कॉल कह के और छोड़ देंगे, तब फिर क्या आपने सर्वे दिया? लेकिन ये प्रोफेशनल ऑनेस्टी भी तो हो सकती है कि हम नहीं समझ रहे इस बात को, कोई जरूरी थोड़ी है प्रोफेशनल ऑनेस्टी या प्रोफेशनल उससे ज्यादा फेयर भी कह लें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में आपको याद दिलाऊं, आप इससे सवाल कर सकते हैं कि भाई 180 सीटें जब वो दे रहे हैं प्रदीप गुप्ता, तो आप सवाल करते हैं ये बहुत अतिरेक पर चले गए। इससे बेहतर है कि उनको जो सीटें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, लेकिन सर मैं आपको मध्य प्रदेश याद दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी, लेकिन सर्वे सबने किया था और 10-10 सीटों का गैप दिया था, वो लोगों ने स्वीकार किया। फिर आपने बिहार किया, 2020 का बिहार, तब भी इस तरह से गैप दिया था लोगों ने। आप अगर कुछ बताएंगे ही नहीं, और मैं फिर कह रहा हूं गलत सही होना कोई भी हो सकता है, जनता की नब्ज भांपना वो भी भारत जैसे देश में असंभव के आसपास की चीज है। लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो फिर ये वाला मतलब वो वाला मत करिए ना कि आई आम या जाई लबेदा, मार दिया आपने आम, गिर गया तो कहे बड़े अच्छे निशानेबाज से, फंस गया तो कहे क्या करे, गलती हो गई, डंडा आपको चलाने, ऐसे नहीं चलेगा ना, ये मत कीजिए। ये जनता को जब आप बता रहे हैं तो आपको जो है आप अपनी ईमानदारी से बताइए, गलत हो तो स्वीकार कीजिए, माफी। चलिए वंचित आघाड़ी का देखिए जो डेटा, देखिए सर अब मेरे सामने जो डेटा है, मेरी चुनौती यही है, मैंने उसी डेटा पे बात करना है, और जो हकीकत है वो तो कल हो ही जाएगा, चाहे दूध का दूध और पानी का पानी, और तब तक आपके पास भी आंकड़े के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नंबर तो आप भी नहीं दे पाएंगे। एक लाइन हमेशा मानकर चलिए जिसको मैं कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डिस्क्लेमर आप जो बता रहे हो, मैंने शुरुआत में दे दिया, मैंने शो ओपन करने के साथ ही दे दिया कि एग्जिट पोल है, नतीजे कल है। आज इस समय, कल हर्षवर्धन जी पूरा बता देंगे, नतीजे आने के बाद सारी चीज साफ कर देंगे आपको। ठीक है, लेकिन मैं उसमें भी मुश्किल बता रहा हूँ आपको, कहीं वहां भी फंस गया। चुनाव नतीजों से सरकार की भविष्यवाणी, आप सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं, मुझे ये लगेगा कि ये भी एग्जिट पोल की तरह ही है, सबके अपने अपने विजन, अपने अपने। लेकिन मैं एक लाइन इसमें जोड़ रहा हूँ कि कल जो हर्षवर्धन जी दिखा रहे हैं कि भाई वो बता सकते हैं कल क्या होगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव नतीजों से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये बताने की मतलब वो मत कीजिए, बहादुरी मत दिखाइए। ठीक है, मतलब सरकार कोई बहादुरी उससे पहले नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना है समीर जी, उससे पहले ये जो वंचित आघाड़ी है, वो नंबर्स उसके भी आए हैं, उनकी ताकत क्या दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वंचित बहुजन आघाड़ी कोई बहुत बड़ा फैक्टर कभी महाराष्ट्र की राजनीति में रही है। वो हमेशा यही रहा है कि 1 या 2 सीटें हमेशा जीतती रही है, और 1 से 2-3% के बीच में उसका वोट परसेंट रहा है। जब वो ओबीसी के साथ 2019 का चुनाव लड़ी थी, उस समय थोड़ा बेहतर प्रदर्शन लगा था, क्योंकि उसमें कुछ मुस्लिम वोटर्स जुड़े थे। इस बार चूंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ओबीसी की पार्टी नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया था कि एक तरफा जो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो खास वोटर रहा है दलित और ओबीसी का, वो कांग्रेस के पास विदर्भ में चला गया था। और देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी तो सिर्फ विदर्भ की पार्टी, अगर आप देखेंगे तो प्रकाश अंबेडकर अकोला से आते हैं, उनका जो क्षेत्र है बेसिकली विदर्भ का रहा है। तो हालांकि वो कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है वो विदर्भ एक बड़ा ग्राउंड है, जहां 62 सीटें आती है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जहां ज्यादा आपस में लड़ने वाली है। जो परिणाम अभी जो एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं अनुमान, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी
लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और यही कारण रहा कि जहां कांग्रेस तो ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत आप बिल्कुल। कह रहे हैं, उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि लोकसभा चुनावों से एकदम अलग इस बार हो सकता है मराठवाड़ा या विदर्भ के रीजन में जनता ने बीजेपी के लिए या महायुति के लिए वोट कर दिया है। तो ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां से आ रहा है? क्या इसमें महिलाओं का वोट है? क्या वो लाभान्वित होने वाले एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी का भी वोट बैंक इसमें शामिल है, जो जिन तक सीधा वोट बैंक इसमें प्रायश्चित का वोट बैंक है। 2024 के लोकसभा चुनाव सर, में एक छोटे जो से ब्रेक जनता के ने बाद- वोटिंग कर दिया था, मुझे लग रहा है वो प्रायश्चित कर रही है।